साल था 2014। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तब उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, जिसकी हाइट थी 5 फीट 9 इंच और कभी कभार जीन्स टी शर्ट पहने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिख ही जाता था। आपको जानकर यह हैरानी होगी, साल 2011 में यह जीन्स टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन औपचारिकता है, इसलिए आपको बता देता हूँ। तो बात हो रही है भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की, जिसे दुनिया प्रशांत किशोर के नाम से जानती है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पीएम मोदी ने फोन कॉल पर ऐसा क्या कहा पी के स्विट्जरलैंड से इंडिया दौड़े चले आए। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई अपने ही शहर में हुई। पढ़ाई में इतने शार्प थे कि पिताजी को लगता था कि बेटा हमारा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन पीके उन दिनों आखिर क्या बनना चाहते थे शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। बिहार से बाहर निकल के दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर वापस घर लौट गए। 2 साल पूरा ब्रेक लिया। उनसे पिछले दिनों एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था वो ब्रेक में क्या कर रहे थे। जवाब आया कि वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते हैं। हालांकि हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद पीजी पब्लिक हेल्थ से की, बीच में 1 साल का ब्रेक लिया, यानी ग्रेजुएशन और पीजी के बीच 3 साल का ब्रेक। पढ़ाई के बीच इतना ब्रेक देखकर उनके परिवार वालों ने तो यही सोचा होगा कि शायद ये लड़का अपना करियर बर्बाद करने पे लगा है, लेकिन हुआ इसके उलट। पढ़कर निकलते ही उन्हें यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, जहां उन्होंने जमकर काम किया और ऐसा काम किया कि यूनाइटेड नेशन में उनकी गिनती काबिल लोगों में होने लगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के हेल्थ डिवीजन में प्रमोशन भी हुआ। इसके लिए उन्हें स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा जाना पड़ा। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सैलरी अच्छी थी और फ्यूचर भी ब्राइट था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल था 2011। जेनेवा में काम के दौरान ही उन्होंने एक सर्वे किया जो 4 राज्यों में कुपोषण से रिलेटेड था, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स शामिल थे। सर्वे के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा गया था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट इन इंडिया। इस रिपोर्ट में गुजरात को सबसे नीचे रखा गया था। नीचे इसलिए क्योंकि गुजरात में कुपोषण की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। लेकिन ये बात गुजरात के उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को रास नहीं आई। इसके कुछ दिन बाद ही गुजरात के सीएमओ ऑफिस से प्रशांत किशोर को एक फोन जाता है। फोन पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम मोदी होते हैं। कुछ मिनट की बातचीत के बाद फोन कट जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी फोन पर पीके से कहते हैं कि आप वो नौकरी छोड़कर यहाँ आइए और हमारे साथ काम कीजिए। शिकायत क्यों कर रहे हैं? इतना सुनने के बाद फोन पर एक खामोशी सी पसर गई। वो सीएम मोदी की बातों का जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने इसके लिए समय भी मांगा। ये ऑफर बड़ा तो था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए रिस्क भी उतना ही था, क्योंकि नेताओं के साथ काम करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं होता। रोज नए तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, उनका दिल रोजाना ही जीतना होता है। काफी सोचने विचारने और वाइफ जानवी दास से सलाह मशवरा करने के बाद पीके ने सीएम मोदी को अपना जवाब भिजवाया। जवाब में था कि ठीक है, मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। बदले में आप मुझे हायरार्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं आपके साथ सीधे तौर पर काम करूंगा। यहाँ हायरार्की का मतलब है कि मेरे बॉस सिर्फ आप होंगे। मैं सीधे आपको ही रिपोर्ट करूंगा। तो आखिर साल 2011 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से जुड़ जाते हैं और यही वो साल था जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। और इसी दौरान वो मोदी से डायरेक्ट जुड़ गए और मोदी के लिए स्पीच लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए नए नए आइडियाज बनाने शुरू कर दिए और वो आइडियाज हकीकत में भी बदलने लगे। जैसे जैसे उन्होंने अपने कामों को हकीकत में बदला, टीम मोदी के सबसे विश्वसनीय होते चले गए। लेकिन इस समय तक पीके को कोई नहीं जानता था। मीडिया भाव नहीं देते थे, क्योंकि पीके वो काम करते थे जो प्रोफेशनली पीआर बोला जाता है, और तब के समय इंडिया में पीआर की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। अब ये क्या होता है पीआर? एक्चुअली पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशन, यानी जनता से अच्छा रिलेशन बनाना। यहाँ कोई कंपनी जिस भी क्लाइंट के लिए काम करती है तो उसके इमेज को जनता के सामने बेहतर दिखाती है। अगर क्लाइंट की इमेज खराब हो गई है तो उसको ठीक करने का काम भी पीआर ही करती है। स्पेशली पीआर बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन रखते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो साल था 2013। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह, विनेश चंदल के साथ मिलकर बनाई अपनी एक पहली पीआर कंपनी, जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस।
और एक साल बाद यानी 2014 में इस कंपनी का नाम बदलकर आईपैक कर दिया गया। और यही वो साल था जो किसी के जीवन में मुश्किलों से ही आता है। इस साल ने ऐसी करवट ली जिसकी कल्पना प्रशांत किशोर ने तो बिल्कुल नहीं की होगी। साल था 2014। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस समय बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही थी और कांग्रेस के जितने भी अनफिट बॉलर्स थे वो फुल टॉस फेंके जा रहे थे। फिर क्या था, बीजेपी के बैटर्स हर बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंके जा रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सारा देश जानता है, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए बता दूं, तब उस वक्त की बीजेपी ने अपने दम पर आसानी से 282 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और वहीं अनफिट कांग्रेस 44 रनों के छोटे स्कोर पर सिमट कर रह गई। लेकिन क्या आपको पता है, उस वक्त बीजेपी के ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक लड़का ताली बजा रहा था। दरअसल वो लड़का और कोई नहीं, बीजेपी टीम का कोच था। प्रोफेशनली कहें तो पीआर और राजनीतिक भाषा में कहें चुनावी रणनीतिकार। यहीं से प्रशांत किशोर को पहली बार चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान मिली। इस चुनाव में पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे इनोवेटिव कैंपेन्स किए थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। निरंजन मुखोपाध्याय अपनी एक बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में लिखते हैं कि पीके 2014 के चुनावों में महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। इसके बाद पीके ने लगभग दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए काम भी किया, जिनमें एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार जैसे चेहरे शामिल थे। जब पीके ने इनके लिए काम किया, लगभग सफल भी हुए। फिर वो दौड़ भी आया जब प्रशांत किशोर को लगा कि उन्हें चुनाव रणनीतिकार के रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। आइए अब संन्यास लेने के पीछे की वजह भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ 10 साल पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल साल था 2015। उस समय बिहार के राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह था जदयू का बीजेपी के साथ 17 साल का अलायंस टूटना और जदयू के आला कमान नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाना। फिर पहली बार यहीं से शुरू हुआ था पलटी मार पॉलिटिक्स, यानी सीएम नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो पीके ही थे जिन्होंने आपस के घोर विरोधी जदयू और आरजेडी को एक साथ लेकर आए थे। तो साल 2015 इधर जेडीयू और आरजेडी साथ में पहली बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उधर पहली बार ही बीजेपी को बिहार में उम्मीद जगी थी कि वो इस बार अपने दम पर बहुमत पालेगी और उनको अपना सीएम मिल जाएगा, जो कभी बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। अब उम्मीद जगने की वजह शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल रिकॉर्ड जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी भाषी राज्यों में 7वें आसमान पर थी। बिहार में चुनाव का पिच तैयार हो गया था। नया अलायंस जेडीयू और आरजेडी यानी महागठबंधन का सामना बीजेपी कर रही थी। इस बार चुनाव पीएम का नहीं सीएम का था, लेकिन बीजेपी बिहार में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। इस बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का चौका छक्का लग रहा था और फिर से एक शख्स ड्रेसिंग रूम में बैठकर ताली बजा रहा था। लेकिन इस बार ड्रेसिंग रूम बदल गया था। जिस ड्रेसिंग रूम में बैठकर शख्स ताली बजा रहा था वो बीजेपी का नहीं बल्कि महागठबंधन का था। शख्स वही था, किरदार भी वही था, बस इस बार कहानी बदल गई थी। खेला खत्म हो चुका था, नतीजे महागठबंधन के हक में आ चुकी थी। एक बार फिर से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में थी। नीतीश कुमार की नजर में इस जीत का हीरो प्रशांत किशोर थे। इन्होंने पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे से काम किया था। फिर साल 2018 आते आते नीतीश कुमार के प्रायोरिटी लिस्ट में प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल हो गया था और फिर इसी साल पीके की राजनीति में एंट्री होती है। एंट्री दिलाने का काम किसी और शख्स ने नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ने किया था। पीके की राजनीति में एंट्री बड़ी थी। बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें सीधा जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक देश में राजनीति ने करवट ले ली। बीजेपी साल 2019 के दिसंबर महीने में सीएए लेकर आई। देश भर में बवाल मच गया। सीएए को लेकर देश की तमाम पार्टियां दो हिस्सों में बट गईं। एक पार्टी जेडीयू थी जो फिर से बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी के द्वारा लाए गए सीएए का समर्थन कर रही थी। बस यही बात प्रशांत किशोर के आंख में चुभ गई और वो जदयू के खिलाफ हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के खिलाफ जाते हुए एक ट्वीट कर दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा, नागरिकता संशोधन कानून पास हो गया है। न्यायपालिका के अलावा अब 16 नन बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर भारत को बचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां इसे लागू करना है। उन्होंने आगे लिखा, 3 मुख्यमंत्री केरल और पश्चिम बंगाल ने सीएसी और एनआरसी को नकार दिया है और अब दूसरे राज्यों को अपना रुख स्पष्ट करने का समय आ गया है। पीके का इशारा नीतीश कुमार की ओर था। इस ट्वीट के कुछ ही दिनों बाद जेडीयू सख्त हो गई और पीके से इस्तीफा ले लिया गया।
जेडीयू से इस्तीफा के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में सिर्फ ममता बनर्जी के साथ काम किया और उन्होंने पीआर वाली फील्ड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल पीके की करियर में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि मैं देश की जनता को ठग रहा हूँ। वो 2 कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे, उन्हें जान लेते हैं। दरअसल साल था 2017। पीके कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरेंद्र सिंह के लिए कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब की जनता का भरोसा जीतने के लिए कैप्टन अमरेंद्र की तरफ से एक मैनिफेस्टो तैयार किया था और इस मैनिफेस्टो का नाम था 9 नुक्ते। यानी अगर अमरेंद्र सिंह सीएम बनते हैं तो वो पंजाब की जनता से किए 9 वादे निभाएंगे। इनमें से एक वादा था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने का। आगे पार्टी चुनाव भी जीत गई और कैप्टन को सीएम बने 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कैप्टन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। उस प्रोटेस्ट में एक शख्स था हाथ में तख्ता लिए। उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारी मुलाकात सीएम से करवाएगा उसे हम 1 लाख रुपए देंगे। इस प्रोटेस्ट को लेकर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता अमन अरोड़ा ने ट्वीट करके कहा, प्रशांत किशोर को बुलाओ, उसी ने वादा किया था, वही फ्रॉड है। अब प्रशांत किशोर ने इस ट्वीट को राहुल गांधी को भेजा और कहा कि सरकार आपकी, सीएम आपका, वादा आपका और जनता हमें फ्रॉड कह रही है। फिर पीके को लगने लगा कि चुनाव जीतने के लिए मैनिफेस्टो तो मैं ही बनाता हूँ, लेकिन जीतने के बाद सीएम उस मैनिफेस्टो पे काम ही नहीं करते हैं और जनता के साथ धोखा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं धोखों में शामिल हूँ। और दूसरा कारण था साल 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में बनाया गया मैनिफेस्टो। दरअसल साल 2015 में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया था जिसका नाम था सत्य निश्चय योजना। पीके का कहना था कि अगर इस योजना को ठीक ढंग से लागू कर दिया गया तो बिहार की स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन उनके कहने के मुताबिक सीएम नीतीश ने इस मैनिफेस्टो पे काम ही नहीं किया। इसलिए उन्होंने कुछ बड़ा और अलग करने का सोचा। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं किसी पार्टी का पार्ट बन के काम नहीं करूंगा और ना ही किसी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काम करूंगा। अब की बार काम करूंगा अपने लिए, अपनों के लिए और अपने बिहार के मिट्टी के लिए। खैर, कहानी अभी बाकी है। हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इस बार जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो वो बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी, तीनों पार्टियों में से किसके वोट बैंक में सेंध करेगी और जब चुनाव लड़ेगी तो जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेंगी। ये बात आप फिलहाल हमें कमेंट करके बताइए। आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल वारिदी मंथन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। आपका अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।